बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन पार्ट टू। पार्ट वन अगर आपने देखा है तो उसके अंदर हमें दो स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई थी और उनको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था। गालिबन एक का ऑर्डर 2/2 था, दूसरे का भी 2/2 था, तो हमने देखा कि वो मल्टीप्लाई आपस में हो गई थी और हमने उसका आंसर भी ले लिया था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे हम एक नतीजा भी निकाल सकते हैं फॉर एमसीक्यूज पार्ट के हम ये कहेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उन दोनों का अगर ऑर्डर सेम है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। और चूंकि उनका ऑर्डर सेम है दोनों का, तो जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो वो ऐड भी हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। तो इसलिए हम ये कह देते हैं जनरली कि अगर दो मैट्रिक्स ए और बी जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है, मतलब सेम से क्या मतलब, अगर एक 2/2 है तो दूसरी भी 2/2 है, अगर एक 3/3 है और दूसरी भी 3/3 है, एक 4/4 है और दूसरी 4/4 है, तो वो मल्टीप्लाई भी हो सकती हैं, वो ऐड भी हो सकती हैं, वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। लेकिन अगर दो आपके पास मैट्रिक्स जो हैं ए और बी स्क्वायर हैं, यानी ए भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन उनके ऑर्डर डिफरेंट है। ऑर्डर डिफरेंट से क्या मुराद है, मतलब एक जो है स्क्वायर है, मतलब एक स्क्वायर है 2/2 और एक स्क्वायर है 3/3, तो दोनों हैं तो स्क्वायर। वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर कौन सी होती है, इसके रोज और कॉलम बराबर होते हैं। वो भी स्क्वायर है 2/2 और ये 3/3, ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि इसमें पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर नहीं है। आप चाहे 3/3 को पहले ले लें तो उसके कॉलम और उसके रो दूसरे की रो बराबर नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई आपस में नहीं, हालांकि हैं ये दोनों की स्क्वायर। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, ये हम नहीं कह सकते कि हर स्क्वायर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है। हाँ, डिपेंड करता है। Square if two matrix are square matrix, then they may or may not be multiplied depending upon the order. If their order is same, फिर वो मल्टीप्लाई क्या, फिर वो मल्टीप्लाई भी हो सकती है, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। लेकिन अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो ना वो मल्टीप्लाई हो सकती है, ना वो ऐड हो सकती है, ना वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये बात तो यहाँ तक बेसिक चीज़ है। अब आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट जो चीज़ है यहां पर अगर आप देखें तो वो कहता है कि इफ ए इज, ये एग्जांपल 2 एग्जांपल 1 हम लोगों ने पार्ट 1 में की थी। इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, अगर इसको देखें तो ये देखने में तो नहीं लग रही कि मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं, लेकिन हमें उसके ऑर्डर को देखना है। और ऑर्डर कैसे देखते हैं, इसका भी ऑर्डर देखेंगे, इसका भी देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इसके कॉलम और इसकी रो बराबर होने चाहिए। अब इस अगर मैट्रिक्स को हम देखें तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये कौन सी है, ये रो मैट्रिक्स है, मतलब इसकी एक रो है, इसका एक कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉलम मैट्रिक्स और ये रो मैट्रिक्स, तो इसका कॉलम एक, इसकी रो एक, तो कॉलम और रो बराबर, कॉलम और रो बराबर, इसका मतलब इसके कॉलम की तादाद एक है, इसकी रो की तादाद एक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका मतलब ए बी हम फाइंड कर सकते हैं। तो वो कहता है कि देन फाइंड ए बी। अच्छा, यहाँ पे ना बाज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता होता है कि वो खाली ऑर्डर देकर ना जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है उसका ऑर्डर पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपके पास ये देखो ना, इसके ऑर्डर क्या है, इसकी रो कितनी, 1 2 3, इसका ऑर्डर है 3/1 और इसका 1/3, यानी इसकी रो एक है और इसके कॉलम, इसकी है 3/1, इसका है 1/3, तो इसका कॉलम एक, इसकी रो एक, यानी 1 1 के बराबर। तो मल्टीप्लाई किया और ये मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये ए बी आई हुई है नीचे। ये कैसे आई है उसको हम देखते हैं बाद में, लेकिन देखो इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 रो है और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 3/3। अब वो आपसे ये वाला ऑर्डर पूछ सकता है कि इसका रिजल्ट, तो क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई के बाद चेक करेंगे उसको, नहीं, हम उसको डायरेक्टली देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने देखना है। ये जी देखिए, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, इसकी 3 रो है और एक कॉलम है। इस पहली वाली का ऑर्डर क्या है, 3/1, और इसका एक रो है और 3 कॉलम है, इसका है 1/3। आपने क्या करना है, पहली मैट्रिक्स जो कि जैसे ए बी है तो ए का ऑर्डर लिख लेना है और बी का पहला छोड़ के ना इसके नीचे लिखना है। अगर ये दोनों आ जाते हैं सेम, चाहे ये 1 1 पे आ जाए, चाहे ये 2 2 पे आ जाए, चाहे 3 3 पे आ जाए, चाहे 4 4 पे आ जाए, चाहे 5 कोई भी आ जाए, मतलब जो यहाँ है वो यहाँ होना चाहिए, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, ये इससे पता चल जाएगा मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। मतलब इसका भी ऑर्डर ले लो, इसका भी ले लो, एक आगे एक डिजिट छोड़ के आगे मूव कर दो, यानी इसके सेकंड के नीचे आपने इसका फर्स्ट लिखना है, यानी इसका सेकंड क्या है, कॉलम, और इसका फर्स्ट क्या है, रो, तो कॉलम और रो बराबर है।
ये कॉलम है और ये रो है, तो कॉलम और रो बराबर हो गए तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब रिजल्टेंट क्या आएगी, रिजल्टेंट आएगा ये वाला, मतलब इसको छोड़ दो, ये जो सेम है, जो बाकी बच गया ना, जो एक ये बच गया पहले वाला और ये दूसरी वाली का जो आखिरी बच गया, ये रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा, मतलब मल्टीप्लाई की जो बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 होगा। ये ऑब्जेक्टिव में याद रखना है आपने कि यानी इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव इसकी देख सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे ये जो आई है इसका क्या है, 3 रो और 3 कॉलम है, तो ये पता चल गया। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब सपोज कर लो कि वो कहता है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2 और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/3 है, बताओ मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं, तो नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, नहीं हो सकता, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। अगर वो कहता है कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 है और एक का 2/3 है, तो बताओ कि ये हो सकती है मल्टीप्लाई, हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ऊपर नीचे सेम हो गई, इसका रिजल्टेंट का क्या आएगा, 3/3 आएगा। और इसी तरीके से और क्या बन सकता है, वो कहे कि एक मैट्रिक्स है इसका 3/2 है और एक है 2/4, तो बताओ मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है क्योंकि ये सेम है। तो रिजल्टेंट का क्या ऑर्डर आएगा, रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा 3/4, मतलब उसकी 3 रो होंगी और उसके 4 कॉलम होंगे। वो इस तरह भी पूछ सकता है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/2, दूसरी 2/4 है, तो बताओ कि जो रिजल्टेंट आएगी उसके कॉलम कितने होंगे, तो उसके कॉलम कितने होंगे, 4 होंगे। और अगर आपको ये पूछ ले कि उसके रो कितनी होगी, तो उसकी रो 3 होगी क्योंकि पहले रो है और उसके बाद कॉलम है। समझ लगी। अच्छा, एक वो कह दे कि एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/5 और दूसरी का है 2/5, तो बताओ कि रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा। हम उसको लिख के ये तो नहीं कहेंगे अच्छा 3/5 आएगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती। हम ये नहीं कहेंगे कि उसका 3/5 है, क्यों, हम इसको नहीं लिखेंगे कि पहले ले लो इधर आखिरी ले लो तो 3/5 आएगा, नहीं 3/5 नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकती क्योंकि इसके कॉलम इसकी रो के बराबर नहीं है। उम्मीद है ये बात आपको एक एडिशनली बतानी थी मैंने, आगे एमसीक्यूज में ये काम आएगी। आखिर पे जो हम एमसीक्यूज का टेस्ट लेते हैं आपने इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है। आइए अब क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं, उम्मीद है इससे काफ़ी हेल्प होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये कॉलम मैट्रिक्स और ये रो मैट्रिक्स, ए बी फाइंड करना है, हमने इसको लिख लिया ए की जगह और मल्टीप्लाई बी की जगह हमने उस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दिया। अब हमें पता है पहली जो रो होती है वो पहले कॉलम से, फिर पहली रो दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो तीसरे कॉलम से, अगर रो भी वही कॉलम भी वही तो दरम्यान में प्लस आता है। यहाँ पर चूंकि एक एलिमेंट है तो अब ये पहली रो है उसका 1 एलिमेंट है और पहले कॉलम का एलिमेंट पहला वो 1 है, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 1 × 1। अब इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे से मल्टीप्लाई होना था जो नहीं है, तो लिहाजा प्लस दरमियान में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अब हमने इसी रो को अगले कॉलम से कर रहे हैं, तो इसके अंदर अब दरमियान में क्या आ जाएगी, अब स्पेस आएगी क्योंकि कॉलम चेंज हो गया, क्योंकि इसका और कोई एलिमेंट नहीं और इसका भी कोई और एलिमेंट नहीं है, तो अब चूंकि कॉलम चेंज हो रहा है तो दरमियान में स्पेस आएगी। अब क्या होगा, ये वाली रो अगले कॉलम से होगी तो वो 1 × 8 हो जाएगा। अब फिर कॉलम चेंज हो गया, फिर हम स्पेस देंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर इसी रो को अगले कॉलम से करेंगे तो 1 × 7 1 × 7 आ गया। पहली रो सारे कॉलम से हो गई, अब हमारी रो चेंज हो रही है, जब रो चेंज हो रही है तो हम भी नीचे आ जाएंगे, तो यानी 5 × 1 आ जाएगा, फिर 5 × 8 आ जाएगा, फिर 5 × 7 आ जाएगा, फिर कॉलम रो चेंज हुई, फिर नीचे आ गए, फिर 4 पहले कॉलम से दूसरे से तीसरे से, यानी 4 × 1 4 × 8 और 4 × 7। और यहाँ अगर आप देखें तो ये मैंने बताया हुआ कि 7 7 7, यानी ये आखिरी वाला सेम आता ऊपर नीचे। इसका देखो अगर 8 है 8 है 8 है, इसका 1 है 1 है 1 है, और जब हम इसका पहला एलिमेंट देखते हैं तो ये इधर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है। तो कुछ लोगों ने ऐसे भी याद किया होता है कि बस पहला पहला ऐसे लिखो, दूसरे ये लिखो और चलो जी मल्टीप्लाई करके लिखाओ। मर्जी आपकी अपनी है, जैसा अच्छा लगता है आपको, तो क्योंकि सॉल्व तो हो जाता है ना दोनों तरीके से, तो जैसे आसान लगे वैसे कर लो। बस अब इनको हम 1 × 1 आ गया, 1 × 8 आ गया, 1 × 7, तो ये 1 8 7 आ गया, 5 1 5 5 8 40, 5 7 35, 4 1 4 4 8 32 and 4 7 28। सो ए बी इज इक्वल टू दिस, और इसका ऑर्डर भी मैंने बता दिया, ओवरऑल ये भी आ गया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अच्छा ये देखो, ये थी कॉलम मैट्रिक्स, ये थी रो मैट्रिक्स, तो कॉलम रो से मल्टीप्लाई होगी। अब हम चलते हैं नीचे नेक्स्ट की तरफ और वो है 3। तो इफ ए इज इक्वल टू लाइक दिस और बी आपके पास ये है तो देन कहता है फाइंड ए बी। अब हमें यहाँ ए बी फाइंड करना है। अब ए जो है वो एक रो मैट्रिक्स है और जो बी है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है। अब देखेंगे कि अब ये मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती। ए बी आपको फाइंड करना है, हमने ए की जगह लिख ली उसकी मैट्रिक्स और बी की जगह उसकी मैट्रिक्स लिख ली। अब हमें क्या करना है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसकी रो 1 है, इसका कॉलम 1 है, तो पहली रो पहले पूरे कॉलम से होगी। अब चूंकि रो भी वही कॉलम भी वही है तो दरम्यान में प्लस आएगा, तो क्या होगा, पहला एलिमेंट
रो का कॉलम के पहले एलिमेंट से हो जाएगा 1 into 1, और चूंकि रो चेंज नहीं हुई और ना कॉलम चेंज हुआ है तो स्पेस नहीं आएगी, नीचे भी नहीं आएगी, उसी लाइन पे रहेंगे और दरमियान में अब प्लस आ जाएगा क्योंकि उसी रो का अब एलिमेंट चेंज हो रहा है। देखो या तो एलिमेंट चेंज होता है या रो चेंज होती है या कॉलम चेंज होता है, या तो एलिमेंट चेंज होगा या कॉलम चेंज होगा या रो चेंज होगी। अगर कॉलम चेंज हो रहा है तो स्पेस देके आगे चले जाएंगे, यानी राइट साइड पे मूव कर जाएंगे स्पेस देकर। अगर रो चेंज हुई तो हम शिफ्ट कर जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और अगर ना रो चेंज हो रही है ना कॉलम चेंज हो रहा है, सिर्फ एलिमेंट चेंज हो रहा है, तो दरमियान में प्लस का साइन आता है। हाँ, एलिमेंट माइनस का हो तो वहां वो माइनस हो जाएगा। डन। तो ये रूल है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, 8 into 5 करेंगे, चूंकि रो वही कॉलम वही तो दरमियान में प्लस आएगा, तो 8 into 5 और 7 into 4 तो दरमियान में प्लस। तो अगर इसको देखो 1 into 1 1 आ जाएगा, 8 5 40 और 7 4 28, इनको अगर हम करें तो ये 69, ए बी का आंसर 69 है। और इसका ऑर्डर क्या है, 1 into 1। अब इसको अगर हम देखें तो जो हम लोगों ने ऊपर बात की थी वो रिजल्टेंट वाली, वो ज़रा चेक करते हैं हम यहाँ पर कि यहाँ पे वो आ रही है या नहीं। वो हमारे पास यहाँ ले लेते हैं। देखो इसका ऑर्डर क्या है, इसकी एक रो और 3 कॉलम है, तो हम इसका लिखेंगे 1 और इसके कॉलम लिखेंगे 3, यानी 1 into 3। इसका अगर आप देखें बी का, तो इसकी रो कितनी है, इसकी रो 1 2 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसका क्या लिखेंगे 3 into 1। ये क्या दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या आएगा, क्या आएगा, इसका ये 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई इधर इसका 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसका 1 into 1। तो आप चेक करो जरा यहाँ पर, एक रो और एक कॉलम 1 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है इसके साथ। अब इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ 2 पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं यहाँ पर। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं है लग रहा तो आप वो 2 पॉइंट्स भी देख लीजिए, ये है नोट कुछ इस हवाले से, और इसको ज़रा जहन में बिठा लेंगे तो ऑब्जेक्टिव ज़रा हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। पहला पॉइंट है वो कहता है इफ़ ए इज कॉलम मैट्रिक्स, यानी अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं और वो कहता है अगर ए जो है वो कॉलम मैट्रिक्स हो और बी जो है वो रो मैट्रिक्स हो, तो ए बी इज ऑलवेज पॉसिबल। तो हर केस में वो मल्टीप्लाई हो सकेगी। हर केस से क्या मुराद है, ऑलवेज क्यों लिखा, मतलब कि उसके अंदर जो मर्जी एलिमेंट हो, ए के एलिमेंट जितने मर्जी हों, जरूरी नहीं है कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट सेम हो। जैसा इसको हम ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। आइए जरा सबसे टॉप पे चलते हैं। क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्या ये रो मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 और इसके कितने 1 2 3, ये कॉलम है और ये रो है। अब अगर मैं यहां पर एक नीचे एलिमेंट यहां और लिख देता हूं, यानी ये 4 के नीचे मैं एक और एलिमेंट 6 लिख देता हूं, तो क्या अब ये मल्टीप्लाई हो सकती है ए बी, अभी भी ये मल्टीप्लाई हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि कॉलम अब भी एक ही रहा है और उसके चाहे इसके एलिमेंट 3 है, इसके 4 हो गए हैं, यानी एक और ऐड करने से 4 एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ये कॉलम कॉलम रही है और वो रो रही। अभी भी कॉलम, हमने एलिमेंट नहीं देखने कि उसके एलिमेंट कितने, उसके एलिमेंट कितने हैं, हमने उसके देखना है कि कॉलम की तादाद रो की तादाद के बराबर होनी चाहिए। इसके कॉलम अभी भी एक है और इसकी रो अभी भी एक है। इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट जितने मर्जी नीचे बढ़ा दो, मतलब एक और लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4, जितने मर्जी लिख दो नीचे, चाहे इसका एक आपके पास यहाँ पे एक भी हुआ ना यहाँ पे, तो तब भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 1 5 4 4 5 6, 6 इसके एलिमेंट आ गए और उसका यहाँ पे खाली 8 लिखा हुआ है, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसका कॉलम एक है, उसकी रो एक है, तो मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी। जरा करके भी देख लेना। तो मीन्स कि अगर पहली कॉलम और दूसरी रो हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज पॉसिबल, मतलब इररिस्पेक्टिव के पहले वाले के एलिमेंट इसके कितने हैं, यहां पर एक ही रहेगा। अच्छा, इसकी अगर इसको हम ये 3 रहने दें और इसके हम बढ़ा दें, मतलब 1 8 7 है, अगर हम यहां 9 लिख दें तो क्या अब मल्टीप्लाई हो पाएगा, अब भी हो पाएगा, क्योंकि अभी भी कॉलम इसका एक रहा और इसकी तादाद बढ़ाने से इसकी रो एक ही रहेगी, चाहे उसके जितने मर्जी हो जाए, तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका मतलब है अगर पहली कॉलम और दूसरी रो हो तो मल्टीप्लिकेशन हमेशा हो सकती है। दूसरा जो पॉइंट है वो कहता है इफ ए इज रो मैट्रिक्स एंड बी इज कॉलम मैट्रिक्स, अगर ए रो हो बी जो है वो कॉलम मैट्रिक्स हो, तो अब ए बी जो है ना, ए बी, वो कहता है मे नॉट बी पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन देयर ऑर्डर। अब उसके ऑर्डर पे डिपेंड, यानी अब ऑलवेज वाली बात नहीं है। अब कैसे, देखो जरा, ये रो मैट्रिक्स है
और ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसमें इसका ऑर्डर क्या है, इसके एक रो है यानी 1 इंटू 3 और इसका 3 इंटू 1, ऐसे है ना, यानी इसकी एक रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1 इंटू 3 और इसके 3 इंटू 1, तो इसके कॉलम की तादाद 3, इसकी रो की तादाद 3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं यहाँ एलिमेंट बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 187 है ना, मैं आगे स्पेस देकर ना और यहाँ 9 लिख देता हूँ। अब चेक करो कि क्या अब ए बी पॉसिबल है। अभी भी ये रो मैट्रिक्स है और ये अभी भी कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन इसके एलिमेंट बदल गए। अब अगर देखा जाए तो इसकी रो कितनी है, रो तो एक है लेकिन कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और 4, इसके 4 कॉलम है। इसकी रो के इक्वल होना चाहिए, इसकी रो कितनी है, 1 2 3, इसकी 3 रो है, 4 कॉलम 3 रो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि अभी भी ये रो मैट्रिक्स ही रही लेकिन अब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है यानी अगर पहली रो हो और दूसरी कॉलम हो तो वो मे और मे नॉट, डिपेंड करता है उनका ऑर्डर क्या है, मतलब उसके पहले के जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं जितने उसके यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं उसके दूसरे के इक्वल होने चाहिए। मतलब ऐसा कुछ हो कि पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर रहें। मतलब रो में जरूरी नहीं है कि पहली रो है और दूसरी कॉलम है तो वो हमेशा मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर पहली कॉलम हो और दूसरी रो मैट्रिक्स हो तो हमें एलिमेंट्स को देखना ही नहीं है, हमेशा वो मल्टीप्लाई हो पाएंगे। उम्मीद है ये बात आप जो है वो इसको समझ चुके होंगे। तो ये एक एडिशनल चीज़ थी, ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीज़ें काम आती हैं। तो बस ये था एक लेक्चर, उम्मीद करते हैं आपको समझ लग गया होगा। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप करते हैं डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।